एसबी क्लासेस में दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का ये 5 क्वेश्चन आपके बीच में, पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे चैप्टर 7 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, चाणक्य के बारे में जानेंगे, उनका शासन प्रशासन कैसे था, कैसे चलता था, और अशोक के बारे में जानेंगे, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं आज। अशोक ने क्या क्या संदेश दिया था और ये बौद्ध संगीतियाँ कब से कब तक हुई थी, अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला गया, ये मैप में देख लीजिए। और कौन सा वंश चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष तक चला था, कितने वर्ष तक शासन किए थे, बिंदुसार कब से कब तक, अशोक, और फिर बृहद्रथ अंतिम शासक कौन था, ये सारे के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे 5 MCQ देखने वाले हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला BPSC शिक्षक भर्ती 6 to 8 जूनियर लेवल, 9th 10th लेवल माध्यमिक स्तर के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था, किसने बुलाया था, यानी कि आइए मुझसे युद्ध कीजिए, मैं इतना पावरफुल हूँ, देखता हूँ आपके अंदर कितना पावरफुल है। तो ये सारी चीज़ें जब किसी के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है तो समझ लीजिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आंकता है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, हाथी हैं, उसकी सेना काफ़ी मजबूत है। तो इन सब का जो है किया था दोस्तों आम्भी ने किया था। किसने? आम्भी ने। क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 323 ईसा पूर्व में, 333 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, या 326 ईसा पूर्व में? तो सही आंसर दोस्तों आपका 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3। नंद वंश का शासन कब से कब तक चला? 544 से 492 ईसा पूर्व, 492 से 344 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व, या 323 से 292 ईसा पूर्व? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है आपका 344 से 323 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में मगध किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर है दोस्तों आपका मगध बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 5। वत्स महाजनपद वर्तमान में किस जिले में है? फैजाबाद, गोंडा, मुंगेर या भागलपुर, पटना या गया, या फिर इलाहाबाद या मिर्जापुर? तो वत्स दोस्तों का इसको कौशाम्बी के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर दोस्तों आपका इलाहाबाद मिर्जापुर का क्षेत्र जो है वो कहलाता है आपका वत्स महाजनपद। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 देखेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे हमको कैसे जो है यहाँ पे अपने आप को व्यवस्थित किया, उसकी क्या अस्तित्व थी। ठीक है, एक खेल खेल रहा था दोस्तों, उसके बाद में उसको चाणक्य ने उसके जो प्रतिभा को परखा, देखा। आइए देखते हैं दोस्तों आगे की कहानी क्या है। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 4 सिंह बैठे हैं कि नहीं देखा होगा। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। कहाँ से? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए। अशोक जिस वंश का शासक था वो था मौर्य वंश। क्या था? मौर्य वंश। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का नाती थे। क्या थे? नाती था। तो मौर्य स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद द्वारा अपमानित, उसको एक भरी सभा में चाणक्य को घनानंद ने अपमानित किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को सामने लाया, उसको मजबूत बनाया, उसको कला कौशल सिखाया, युद्ध के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए ताकि युद्ध में विजय प्राप्त कर सको। चाणक्य के नाम से दोस्तों एक बुक भी पब्लिश हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस है। चाणक्य नीति भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका जो एक था अर्थशास्त्र बुक था, चाणक्य विष्णुगुप्त का था, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि राजकाज से संबंधित है, सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है। आइए देखते हैं दोस्तों। अपमानित हुए थे आचार्य चाणक्य। बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। अपमानित होकर वो जा रहे थे
बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो उन्होंने मगध की धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसके अपने साथ तक्षशिला ले गए और विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर दिया 322 ईसा पूर्व में और मौर्य वंश की स्थापना किया। ये दोस्तों कहीं कहीं 323 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 322 ही लिखा है, लेकिन कहीं कहीं 323 भी लिखा मिल सकता है। यूनानी सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि आजकल का जो इलाका है पाकिस्तान का, जिसे चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया उसको। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदकुश पर्वत तक के उपहार मिले और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भी भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। मौर्य प्रशासन क्या था दोस्तों? तो मेगास्थनीज की इंडिका नामक एक बुक है, पुस्तक है, और कौटिल्य का नाम क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। इसमें मौर्यों की विशाल प्रशासन तंत्र की इनको जानकारी मिलती है हमको। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित था, पूरे जो इसके राइट्स थे, ठीक है, इसी के पास पूरे अधिकार थे। डिसीजन करता यही था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था। क्या था? एक मंत्रिपरिषद था, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे कि राजा जी आपको ये करना चाहिए, आपको ये काम मानना चाहिए, ताकि जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। और चाणक्य चंद्रगुप्त के क्या थे? मुख्य जो है प्रधानमंत्री थे। क्या थे? इनके मेन मंत्री थे, एक तरीके से कह सकते हो। मौर्य शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? साम्राज्य किसमें बटा हुआ था? प्रांतों में, प्रांत, जिले में, जिला, नगर में और फिर गांव। इसमें 6 परिषदें थी, प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त थे। साम्राज्य का जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो राजा होता था, मंत्रिपरिषद होता था, प्रांत के राज्यपाल होते थे राजवंश से, जनपद के कौन होते थे? स्थानीय के स्थानीय व्यक्ति, गांव का ग्रामिक या फिर गांव का मुखिया। इनके कर्तव्य क्या थे दोस्तों राजा के? आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव करते थे। क्या करते थे? राजा लोग जो किसी कोई अटैक कर देता था, कोई आक्रमण कर देता था, या आंतरिक कोई मतभेद हो जाता था, या आपस में कुछ लोग लड़ाई कर लेते थे, तो उसको भी सुलझाने का काम राजा करता था। मंत्रिपरिषद का क्या काम था? राजा को सलाह देना था। क्या था? राजा को सलाह देना। और राज्यपाल का क्या काम था? प्रांतीय शासन व्यवस्था देखते थे, न्याय देते थे, विकास के काम करना, जैसे सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य राज्यपाल संभालते थे। स्थानिक व्यक्ति क्या करता था? जो स्थानीय से जो शासन व्यवस्था थी जिले स्तर पर, जो इस समय आपके डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश वगैरह करते हैं, तो ये सारी व्यवस्था पहले से ही थी। गांव के मुखिया जो आज के सरपंच प्रधान कहलाते हैं, ये पहले के भी जो है सुविधा था। तो गांव का मुखिया होता था, गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था, यानी कि सबका विचार विमर्श लिया जाता था, क्या सही है क्या गलत है, सर्वसम्मति से उसके बारे में निर्णय लिया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य के प्रशासन के लिए प्रांत, जनपद, नगर या गांव 3 स्तरों पर शासन की व्यवस्था थी। इस समय कैसी व्यवस्था थी? नौकरशाही व्यवस्था थी। कैसी थी? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, जैसे आजकल के समय में है। जिले स्तर पर जो शासन व्यवस्था संभालते जिलाधीश होते हैं, ऐसे उस समय नौकरशाही थी। वेतन कहाँ से दिया जाता था? तो राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था कि हमारे राज्य में कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी से घूस तो नहीं ले रहा, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, जनता को तंग तो नहीं कर रहा है। ये सारा जो है जिम्मेवारी
राजा कभी कभी स्वयं जाकर के इस चीज़ को देखते थे। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की राज की सूचना जो है राजा को देते थे, यानी कि पूरे साम्राज्य में जो इनका एम्पायर था, जहाँ तक इनके राज्य का विस्तार था, वहाँ पर जो गुप्तचर होते थे, जो राजा को समय समय पर सूचना भी देते रहते थे। पूरे साम्राज्य में गुप्तचर लोग फैले हुए थे। पॉइंट नंबर 4, बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास होती थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रहे। जब खजाना भरा रहेगा तभी देश चलेगा, तभी सेना को अच्छा वेतन दिया जाएगा, जो कर्मचारी होंगे सबको अच्छा वेतन मिलेगा, तभी ठीक ढंग से काम होगा और राज्य ग्रो करेगा, विकास होगा उसका। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर लिया जाता था। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इसका हिसाब किताब भी रखा जाता था, लेखा जोखा भी रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। ऐसा ही पहले भी था। राजा जो कि आज प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके नीचे जिले स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर जिले स्तर पर जिलाधीश, गांव स्तर पर ग्रामीण मुखिया, ये सारी चीज़ अभी भी विद्यमान हैं। यहाँ पर एक पहेली दी गई है। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जो उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? एक पहेली दी गई है, इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो क्या है? बरगद है कि इसका आंसर क्या है? बरगद। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, बताइए किसमें? गन्ने में। किसमें? गन्ने में। ऊन पेड़ों से उगती है, तो बताइए कपास से। पक्षी जो मनुष्य की तरह बोलते हैं, तोता है। क्या है? तोता। तो मेगास्थनीज की नज़र में हमारा भारतीय समाज कैसा था? आइए देखते हैं हमारा प्रशासन कैसा था उस समय। तो लोग सभ्य थे। कैसे थे? आज की तरह भी सभ्य थे। अपने घरों पर ताला नहीं लगाते हैं। ताला तो आज लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले के समय में ताला नहीं लगाते थे, यानी कि लॉक नहीं करते थे। वह अपनी कही बातों का पालन करते थे। जो एक बार कह देते थे उसका कहना मानते थे, पालन करते थे। झूठी गवाही नहीं देते थे कि कोई ज़्यादा पैसा दे दिया, उसके लालच में उसके साथ खड़े हो गए। ये कहानी पहले नहीं थी मौर्य साम्राज्य में। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल कितना था? 9 मील चौड़ा था। कितना था? 9 मील लंबा, लगभग 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे तथा जगह जगह पर कुएं थे, ताकि आने वाले वहाँ पे जो व्यापारी हैं या आने वाले जो राहगीर हैं वो सब उसकी छाया में क्या कर सकें? मतलब आराम कर सकें। कुएं थे, पानी पी सकें। चंद्रगुप्त के बाद कौन जो है उनका शासन संभाला? बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें कलिंग स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। यानी कि वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। कलिंग दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक बैठे थे 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर। BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। ठीक है। तो जब ये सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कलिंग अशोक के लिए। तो अशोक के सामने एक चुनौती आ गई कि इस पर हमको विजय प्राप्त करना है, चाहे जैसे भी प्राप्त करें। तो ये दोस्तों आखिरी लड़ाई थी अशोक की। कलिंग एक स्वतंत्र है, राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। किसने सोचा? अशोक ने। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है, चाहे जैसे भी। अब अशोक के पास तो बड़ी सेना थी,
इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई, भारी नुकसान हुआ। अशोक ने पूछा, सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो सेनापति ने कहा, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए हैं स्वामी। ये देखिए यहाँ पर सब पड़े हुए हैं। युद्ध के भयानक दृश्यों परिणाम को देखकर अशोक बेचैन हो उठा। अरे नहीं, उसने क्या कहा? अरे नहीं। और उसने मन की शांति के लिए ढूंढने के लिए क्या कहा? कोशिश किया। क्या किया? कोशिश किया। मेरे मन की शांति खो गई है। किसके पास गई? एक बुद्ध के शिष्य के पास गई और इसने क्या कहा? ये शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। किसमें मिलेगी? चरणों में मिलेगी। तो अशोक ने जिस बुद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। उसका नाम था उपगुप्त। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करेगा। बताइए, इतने वैभव सम्राट, आलीशान महल, सब कुछ उसके पास होते हुए सब कुछ क्या कर दिया? त्याग दिया। उसने कलिंग युद्ध में हारने के बाद वो तय किया कि वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह बनवाए, मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, ताकि हमारे राज्य में कोई परेशान ना रह सके, कोई बीमार ना रह सके। उसने स्तंभ बनवाए। ये दोस्तों स्तंभ है। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। इसमें सिंह बना हुआ दोस्तों। उसने शिलालेखों, शिलाओं और गुफाओं पर संदेश खुदवाए। ये संदेश लिखे गए हैं दोस्तों। अशोक का धर्म या धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर, चमकाए हुए पत्थरों से खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए, ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में लिखवाए। किस भाषा में लिखवाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कीजिएगा। प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लेख लिखवाया। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की बातें जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए महामात्र का नियुक्त किया। उनका काम था गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। यहाँ अशोक का संदेश लिखा गया है। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ठीक है, ये अशोक का संदेश था। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनमें मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वह क्या है? वह है दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना। इसमें ज़्यादा फल मिलेगा। बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, किसी को नहीं मारना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। ये सब अशोक ने अपने शिलालेख में खुदवाया। ये सांची का स्तूप है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को महान इसलिए नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, नहीं, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसके जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक को महान क्यों कहा गया? क्योंकि उसने जनता की भलाई के लिए, शांति के लिए, अहिंसा का संदेश दिया और लोगों की कल्याण के लिए क्या किया? बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, लोगों को खुश रखा,
तो इससे क्या होता है, उसे महान कहा गया, अशोक महान कहा गया। अशोक की बातें आज तक कहाँ तक सार्थक हैं, चर्चा कीजिए। कौन कौन सी लोग हैं जो अशोक की बातों को मानते हैं। रसिया और यूक्रेन के लोग कहाँ शांति जानते हैं, अहिंसा का कहाँ जो है भाव पैदा करते हैं। इस समय इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, ये सारी बातें कहाँ तक सच हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, चोरी डकैती बढ़ रही है, ये सारी बातें इस समय आज कहाँ तक सार्थक है। ये सब बातें आजकल नहीं रह गई, लेकिन फिर भी मानवता है लोगों के अंदर, पालन होता है, लोगों को एक दूसरे को विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, तभी ये विश्वास के ऊपर ही क्या है, हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आगे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी का क्या नाम था, संघमित्रा, क्या नाम था, संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए कहाँ भेजा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका पुत्र का क्या नाम था, महेंद्र, बेटी का क्या नाम था, संघमित्रा, और कहाँ भेजा, श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, क्या किया, एक सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध सभा या तीसरी बौद्ध संगीत कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान, स्तूप क्या थे दोस्तों, स्मारक थे, विहार क्या था, भिक्षुओं के रहने का स्थान थे, चैत्य क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैत्य। तो चैत्य वो था दोस्तों जहाँ पर लोग जाकर के पूजा पाठ करते थे, स्तुति करते थे भगवान बुद्ध का। तो ये सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह राज चिन्ह जो है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। कुछ हद तक अकबर को कहा जाता है, लेकिन उसने विस्तार की नीति बहुत ज़्यादा अपनाए रखी, उतना वे उदार नहीं थे। ये दोस्तों 4 बौद्ध संगीत दी गई है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीत सभा अजातशत्रु के समय हुई, द्वितीय बौद्ध संगीत सभा अशोक की कालाशोक के समय में हुई, तृतीय बौद्ध संगीत सभा अशोक के समय में हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कनिष्क के समय में हुई। चतुर्थ, तो यहाँ पे 4 अक्षर देख लीजिए दोस्तों, तृतीय है 3 अक्षर है, द्वितीय है तो 2 दूनी 4 अक्षर है, प्रथम इन सब में सबसे बड़ा है अजातशत्रु, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका दोस्तों कैसे भी करके याद कर लीजिए, इस पे हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ, जा करके उसको देख लीजिएगा कि ये बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई हैं। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाया था दोस्तों, राज ने वैशाली को पटाया, राज ने वैशाली को पटाया, तो वैशाली कहाँ है दोस्तों, बिहार में है दोस्तों। ये यहाँ पे वैशाली में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, वैशाली। राजगिरे, राजगिरे दोस्तों प्रथम ने हुआ था, वैशाली दूसरे में हुआ था। पटाया का मतलब राज ने वैशाली को पटाया। तो तीसरा कहाँ हुआ था बौद्ध संगीत, पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना में हुआ था। चौथा कहाँ पटाया था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के समय में कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे, कश्मीर में हुई थी। ये याद करने का तरीका दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको कैसे भी करके। ये अशोक का साम्राज्य दोस्तों, ये यहाँ पे पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक पूरा, ठीक है। ये पूरा इलाका पूरे भारत में, यहाँ नीचे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक का है पूरा इलाका, यहाँ पे पहला उड़ीसा तक का, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूरा भारत है इधर। इधर साउथ में दोस्तों केरल, तमिलनाडु के हिस्सों में यहाँ पे नहीं है। तो अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था। अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासक की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। जब तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी इच्छा ही नहीं युद्ध करने की, तो लोग अपने आप को क्या कर लेते थे, स्वतंत्र कर लेते थे। देश में विदेशी आक्रमण भी होने लगे। ये धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई, कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में क्या था, सेनापति था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दिया। क्या कर दिया,
बृहद्रथ की हत्या कर दिया। तो अंतिम मौर्य शासक क्या थे? कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। एक संगम साहित्य से क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य थे। कौन? चोल कोरोमंडल तट पर, चेर केरल में, और पांड्य दक्षिणी छोर पर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीन साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? प्रथम शताब्दी में। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। आइए देखते हैं दोस्तों, मौर्य वंश पर किसने कितने वर्ष तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक 24 साल तक शासन किया, और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक 25 वर्ष शासन किया। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक 37 साल शासन किया। बृहद्रथ अंतिम शासक था। तो ये था दोस्तों आपके बीच में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 326 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 318 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे, और आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दोस्तों हमारे चैनल पे नए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद हैं आपके हिसाब से लगता है तो वीडियो को शेयर करने की भी कृपा करें, कोशिश करें, ताकि सब तक मदद पहुँचे, सबकी भलाई हो सके। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन बने? बिंदुसार, चाणक्य, अशोक, या फिर सेल्यूकस? क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठे? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, या फिर बिंबिसार? क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, या बिंदुसार? किसके समय में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत? अंतिम मौर्य शासक कौन था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, घनानंद, या बृहद्रथ? इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। इसकी प्लेलिस्ट दी गई है। इसके पहले की जो वीडियो आपने 6 वीडियो नहीं देखी है उसको भी जा करके देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उसमें भी शामिल हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क करने लायक है, उसके बारे में भी मैंने बताया है। और भी दोस्तों मैं आपके बीच में करंट अफेयर का भी कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों चैनल पे लगातार बने रहिए, मैं आपके बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।